ओम नमो भगवते वासुदेवाय। हरे कृष्णा बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं आदित्य आपके लिए एक और वीडियो लेकर आ गया हूँ। सी प्रोग्रामिंग की मैं बात करूंगा, एरेज की बात करूंगा भाई। और ये वीडियो कंप्लीट रहेगी, एरेज के ऊपर बात हो गई। हाँ, इसके अंदर मैं सॉर्टिंग और सर्चिंग की बात नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप चाहते हो मैं सॉर्टिंग और सर्चिंग का वीडियो बनाऊं तो वो आपको मुझे रिक्वेस्ट देनी पड़ेगी। जैसे मैं आपके सिर्फ बेसिक्स की बात करूंगा, सिंपल वन डायमेंशन एरे कैसे बनती है, प्रोग्राम भी एग्जीक्यूट करके दिखाऊंगा, सब दिखाऊंगा। पहले इंट्रो देख लो, भाग मत जाना। मैं उसके बाद फिर आऊंगा। कुछ सेकंड का इंट्रो है, बचे रहना। अगर भागोगे तो वीडियो बेकार हो जाएगा तुम लोगों के लिए। ऐसा बिल्कुल भी मत करना, ठीक है। ओके, आ गए हम यहाँ पर। अब यहाँ पर आपको साइड में प्रोग्राम दिख रहा होगा, एक तरफ इधर प्रोग्राम दिख रहा है और इधर आपको स्लाइड दिख रही है। कैसा लग रहा है सेटअप मुझे जरूर बताना। तो हम बात करते हैं चैप्टर 6 एरेज की बात करते हैं। तो इसमें हम जो सबसे पहले हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन की। अब इसमें जब हम बात करें इंट्रोडक्शन की तो हम बात करें एरेज के ऊपर बात कर रहे हैं। भाई एरे होते क्या है, सीधी सी बात है। एरे एक तरह के आपके स्ट्रक्चर्स होते हैं, अरे सॉरी, एरेज आपके एक तरह से स्ट्रक्चर होते हैं रिलेटेड डेटा आइटम्स के। ठीक है, रिलेटेड डेटा आइटम्स का मतलब मैं क्या बताना चाह रहा हूँ आप लोगों को मैं। ठीक है, इसको मैं अपने सामने रख लेता हूँ। एक स्टैटिक एंटिटी होती है। अब रिलेटेड डेटा आइटम का मतलब ये हो गया, अगर इंटीजर का मैं एरे बोलूंगा, इट्स अ कलेक्शन। ये कलेक्शन आता है, कॉमन आइटम्स का कलेक्शन, उसको हम कहते हैं एरेज। आपका बेस्ट एग्जांपल हो सकता है अगर इंटीजर है, इंटीजर एरे कह रहा हूं तो सारे इंटीजर्स होंगे। अगर फ्लोटिंग पॉइंट नंबर्स है तो सारे फ्लोटिंग पॉइंट होंगे। अगर कैरेक्टर है तो सारे कैरेक्टर होंगे या स्ट्रिंग होंगे, इस तरीके से। अगर बूलियन है तो बूलियन वैल्यूज होंगी। ठीक है, इस तरह के आपके अलग अलग तरह के एरेज हो सकती है, पर वो सारे एलिमेंट एक ही डेटा टाइप के होंगे। और स्टैटिक एंटिटी होती है, सेम साइज रहता है, पूरे प्रोग्राम तक चलता रहता है। डायनामिक डाटा स्ट्रक्चर्स की बात चैप्टर 12 में करी गई है, वो हम अभी नहीं कर रहे हैं। तो एरे क्या होगा, ग्रुप ऑफ कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। अब थोड़ी और ऐसे डेफिनेशन की बात करते हैं, कैसा ग्रुप है कॉन्सिक्यूटिव मेमोरी लोकेशंस। ऐसी मेमोरी लोकेशन जो उसके साथ साथ है, साथ साथ खाने बने हुए हैं। अब आप इसको या तो ऐसे दिखाइए या ऐसे दिखाइए, या तो उसको लेफ्ट टू राइट दिखाइए या टॉप टू बॉटम दिखाइए। कैसे भी दिखा सकते हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। आप इसको रो की तरह दिखाना चाहो या कॉलम की तरह दिखाना चाहो, ठीक है, कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई दिक्कत की बात नहीं आती। जैसे यहाँ पर मैंने दिखा रखा है यहाँ पर, तो ये आप जो सी जो है आपका, जो नाम है यहाँ पर, सी मतलब सी फॉर योर सेल्फ। ठीक है, सी जो नाम है यहाँ पर वो एरे का नाम है। और अंदर जो दे रखा है इसके अंदर, अगर मैं इसको ऐसे करके दिखाऊं आपको अच्छे से, ठीक है, और मैं नहीं कर सकता, नहीं कर सकता भाई। ये क्या है, ये हो गया आपका इंडेक्स। ये हो गया आपका इंडेक्स। उस इंडेक्स पे कोई लोकेशन है, ठीक है, उस लोकेशन पे जो वैल्यू है आपकी -45 है। ऐसे ही इंडेक्स 1 पे वैल्यू क्या पड़ी है, 6 पड़ी है। इंडेक्स 2 पे क्या पड़ी है, 0 पड़ी है। ठीक है, इंडेक्स 3 पे क्या पड़ी है, 72 पड़ी है। इसी तरीके से आगे चलता रहेगा कारवा। अब यहां अगर हम देखें, यहां पर ये इंडेक्स है जिसको हम कहते हैं पोजीशन नंबर ऑफ द एलिमेंट विद इन द एरे। ये पोजीशन है। हमेशा ध्यान रखना, जो इंडेक्स होगा या पोजीशन होगी वो सारी काउंटिंग आपकी 0 से स्टार्ट होगी। हमेशा 0 टू n और 0 टू n-1। अगर मुझे n नंबर्स की बात करनी है तो, अगर n नंबर्स है, 15 नंबर है तो 0 से 14 रहेगा। 10 नंबर तो 0 से 9 रहेगा। अगर 20 नंबर है तो 0 से 19 रहेगा। 100 नंबर है तो 0 से 99 रहेगा। 1000 नंबर है तो 0 से 999 रहेगा। ठीक है, अगर 1000 तक जाना है, 1000 नंबर्स की बात कर रहे हैं तो इस तरीके से तो हमेशा n जो है तो उसका -1 लेते हैं, क्योंकि मेरे 0 से स्टार्ट हो रहा है। राइट, चलिए और आगे बढ़ते हैं। ये चीज देखो यहाँ बता रखी है, सी आपका है C0 1 और n-1 तक जा रहा है। n एलिमेंट एरे के लिए पहला एलिमेंट हमेशा पोजीशन क्या होगी, 0 होगी। किसी भी एलिमेंट को रेफर करना है तो उसका एरे का नाम दो और उसका पोजीशन नंबर बता दो। जयराम जी की। ठीक है, इसको वापस ले आते हैं। ओके, तो जैसे आपके कुछ इस तरह के एरे एलिमेंट हो सकती है, C0 = 3, मतलब जो 0th पोजीशन पे है वहां पे जाके 3 पुट कर दो। अभी वैल्यू क्या आती है हमारी, -45 थी, तो उसको हमने जाके चेंज कर देगा तो चेंज भी हो जाएगा।
परफॉर्म ऑपरेशंस इन सबस्क्रिप्ट, इस तरह से अगर x इक्वल टू 3 है तो c 5 - 2 भी आप ऐसा कर सकते हो। दिस इज इक्विवेलेंट, मतलब बराबर है, डबल इक्वल टू बताया ना मैंने, इक्विवेलेंट टू c हो गया, 5 - 2 मतलब 3 या x, तो तीनों एक ही चीज हो गई। आप सबस्क्रिप्ट में इसको आप सबस्क्रिप्ट कह देते हो, इस तरीके से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हो। चलिए आगे बढ़ते हैं। डिक्लेयर कैसे करें एरेज को? भाई सीधी सी बात है, एरे का नाम पुकारो, किस तरह की एरे है और कितने एलिमेंट्स है। तो आपको एरे को अगर डिक्लेयर करना है तो उसका नाम क्या है, किस तरह की एरे है, वो इंटीजर है, कैरेक्टर है, फ्लोट है, कैसी एरे है भाई, और कितने एलिमेंट है उसके। तो ये बहुत जरूरी है सी कंपाइलर के लिए, आप उसको बताएं कि कितने साइज की एरे है। तो जैसे आपको दे रखा है इंट C10 फ्लोट माई एरे 3284, मतलब एरे का टाइप बताया, एरे का नाम बताया और नंबर ऑफ एलिमेंट्स। आपको याद आ रहा होगा फंक्शन का भी कुछ इस तरीके से होता है, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स, राइट। रिटर्न टाइप है ना, फंक्शन नेम और पैरामीटर्स, तीन चीजें आ गई यहां पर, तीन चीजें आ गई, रिटर्न टाइप, फंक्शन नेम और पैरामीटर। ठीक है, इस तरीके से आ गया। सेम हो गया एरे का टाइप, एरे की नेम और क्या आ गया, साइज। वही तीन चीजें यहां पर हमारे पास आ गई। डिक्लेयर अपन कैसे करते हैं मल्टीपल एरेज को, कुछ इस तरीके से डिक्लेयर करते हैं, राइट। कुछ इस तरीके से डिक्लेयर किया जाता है B100x27। तो दो हम इंटीजर एरेज दे रहे हैं, एक में 100 नंबर्स हैं, एक में 27 नंबर्स आ सकते हैं। क्लियर हो रही बात? चलिए आगे बढ़ते हैं। इनिशियलाइज कर सकते हो एरेज को, अगर आप चाहते हो कि भाई मैं कुछ वैल्यूज देके इसकी शुरुआत कराऊं तो ये भी करा सकते हो आप, वैल्यूज देके शुरुआत भी करा सकते हो आप। तो यहां पर मैं कर दूंगा N5 1 2 3 4 5, राइट। अगर आप इनिशियलाइजर्स का इस्तेमाल नहीं करना चाहते तो राइट मोस्ट एलिमेंट्स होके वो हमेशा 0 रहेंगे। अगर आप एक से ज्यादा, बहुत सारा दे रहे हो, इन टू मैनी, इफ टू मैनी, सिंटैक्स एरर। जैसे आपने जैसे ये दिया इंट N5 0, तो इसका मतलब सारे एलिमेंट क्या हो जाएंगे, जीरोज हो जाएंगे। अगर आप उससे ज्यादा दे रहे हो तो एरर आ जाएगी। मान लिया आपने यहाँ पर 5 दे रखा है, यहाँ पे आप 6 नंबर्स दे रहे हो, राइट। सपोज करें आपने लिखा इंट A3 लिया, ठीक है, और इसके आगे आप यहां पर दे रहे हो 1 2 3 4। अब साइज मैंने कितना दिया है, 3 दिया है, पर एलिमेंट कितने दे रहा हूं, 4। तो ये क्या हो जाएगा, सिंटैक्स एरर आ जाएगी, गड़बड़ी हो जाएगी हमारी इसमें, ठीक है। सो सी एरेज हैव नो बाउंड चेकिंग, वो बाउंड की चेकिंग नहीं कर सकता, लोअर बाउंड का है अपर बाउंड का है, वो ये चेकिंग नहीं कर सकता। बताऊंगा बाउंड का फंडा जब हम एल्गोरिथम्स का जब बात करेंगे ना। अगर आप चाहते हो मैं एल्गोरिथम्स भी लेकर आऊँ आपके लिए, डेटा स्ट्रक्चर एल्गोरिथम्स, तो डा अगर लेकर आऊँ, डिजाइन एंड एनालिसिस एल्गोरिथम्स अगर आप चाहो लेकर आऊँ तो आप मुझे बताना जरूर। इफ साइज हमने नहीं मेंशन करे तो इनिशियलाइजर्स जितने होंगे वो डिटरमाइन करेंगे क्या साइज होगा। तो यहाँ पर मैं खाली भी अगर छोड़ दूं तब भी वो क्या साइज का डिफाइन करेगा, 5। अगर 6 एलिमेंट होंगे तो 6 करेगा, 7 होंगे तो 7 करेगा। क्लियर? तो जितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप दे रहे हो वो आपका साइज डिफाइन करेंगे। लेकिन अगर आप साइज बोल के कुछ और दे रहे हो तो भाई साहब गलत हो जाएगा, एरर आ जाएगी। तो 5 इनिशियलाइजर्स हैं, देयरफॉर 5 एलिमेंट एरे, राइट। तो ये एक प्रोग्राम यहाँ पर हम देखते हैं, और वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पर लिख भी रखा है। अगर आप लोगों को मैं दिखाऊं यहाँ पर, तो ये प्रोग्राम मैंने यहाँ पर हिस्टोग्राम का बना रखा है। तो सेम प्रोग्राम आपको जो यहाँ दिख रहा है वही प्रोग्राम मैंने यहाँ पर बना रखा है। इसका आउटपुट आपको अगली स्क्रीन पे मैं दिखा दूंगा, लेकिन यहाँ पर मैं आपको आउटपुट रन करके दिखाता हूँ। हम कर क्या रहे हैं, पहले हम ये समझने का प्रयास कर रहे हैं। हम कह रहे हैं एन साइज हमने दे रखा है 19 3 15 7 11 9 13 5 17 1, कुछ हमने रैंडम नंबर्स दे लिए। और मैं कह रहा हूँ कि उसको मैं क्या कर रहा हूँ, एलिमेंट, वैल्यू और हिस्टोग्राम के तौर पे मैं 3 में दिखाऊंगा। और यहां मैंने एक चीज लिख रखी है, अगर आप ध्यान दो इधर, मैंने लिखा है %s, %13s और %17s। इसका मतलब स्ट्रिंग जैसे एलिमेंट आया, एलिमेंट के लिए जब देना हो, तो एलिमेंट दिखा के जब देना हो तो यहां पर आप दे दो %s। मतलब इसको जो दर्शा रहे अपन, वो जैसी कर्सर आए, कर्सर आते ही आप इसको डिस्प्ले कर दो। फिर ये खत्म होने के बाद इसका ये एलिमेंट जो स्ट्रिंग खत्म होने के
13 स्पेसेस बाद, 13 स्पेसेस बाद वैल्यू लिख दो। 13 दिखा रहा है ना, राइट, प्लस में दिखा रहा है, पॉजिटिव साइड नंबर है, अगर मैं माइनस करता तो उसके बाद दिखाता, ठीक है, उससे पहले आप दिखा दो 13 स्पेसेस बाद, या 13 स्पेस लगा के उसके बाद लिखो वैल्यू, ठीक है। फिर 17 स्पेस लगाने के बाद आप लिख दो हिस्टोग्राम, सिंपल। तो ये हो गया %13s, %17s का मतलब हो गया 13, मतलब 13 स्पेस के बाद स्ट्रिंग पुट करो, स्ट्रिंग दिखाओ, क्या दिखानी है, वैल्यू दिखानी है। और अगर 17s लिखा है इसका मतलब 17 स्पेसेस के बाद 17 स्पेसेस के बाद हिस्टोग्राम। तो आप इसमें टेक्स्ट को अलाइन भी कर सकते हो, सेंटर रखना है, लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, ये सब कर सकते हो आप आराम से इसमें। तो एक तरीका है, अगर आपको आउटपुट अच्छे से दिखाना है तो वही तरीका मैंने यहाँ पर भी कर रखा है, आपको दिख भी जाएगा, ठीक है, नीचे दिख जाएगा यहाँ पर आपको, इधर प्रोग्राम, इधर अपना पीपीटी दिख रही है, इधर हमारा क्या दिख रहा है, प्रोग्राम दिख रहा है, राइट। ओके, अब कैसे कर रहे हैं अपन इसको, सिंपल अब दर्शाने का प्रयास कर रहे हैं भाई। पहले तो मुझे %70 मतलब 7 स्पेस देकर मुझे पहले आई प्रिंट कराओ और उसका एन आई प्रिंट कराओ। तो 7 स्पेस देकर पहले तो मुझे यहां तक ये 1 2 3 4 5 6 7 तो नंबर यहां पर आएंगे शो 1 2 3 इस तरीके से 7 स्पेसेस के बाद जाके खिसक के दिखाएंगे। ऐसी वैल्यू के लिए 13 है तो इसके बाद 13 स्पेस के बाद 13, इसके बाद 13 स्पेस दूंगा तो यहाँ पर आ जाएगा, इसके एंड पे आ जाएगा। तो 13 स्पेसेस मेरे इतने बना, ठीक है। और यहाँ पर आपका जो भी इसका साइज होगा वो आपका जो नंबर होगा वो वैल्यू दिखा देगा। जैसे पहले में क्या है, जैसे अगर 1 पे क्या है 3 है, 2 पे क्या है 15 है, ठीक है, इस तरीके से दिखाएगा। अब ये दिखाऊंगा कैसे दिखाएगा। फिर अंदर ही हमने फॉर लूप के अंदर एक और हमने फॉर लूप दिया है भाई, नेस्टेड दिया है। नेस्टेड में क्या कर रहे हैं कि जैसे आप नंबर तो दिखा रहे हो, पोजीशन नंबर जो भी उस पर पोजीशन पे वैल्यू है वो दिखा रहे हो, एलिमेंट और वैल्यू, साथ में उसके ऊपर आप बार भी बनाओगे। बार बनाने के लिए भी क्या का इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये स्टार का इस्तेमाल कर रहा हूँ। मैं चाहे तो कोई और सिंबल भी ले सकता हूँ, कोई और सिंबल भी लगा सकता हूँ, पर मैं स्टार्स के थ्रू आगे दिखाऊंगा। तो %c दिखा दो स्टार, जब तक j इक्वल टू 1 है, और 1 से लेकर जब तक j मेरा एलिमेंट के नंबर तक चलेगा, तो 1 से लेकर चलेगा, 0 से नहीं चलेगा क्योंकि 0 से ऊपर वाला चल रहा है ऑलरेडी, ठीक है। 1 से चलेगा, ये क्या हो गया, प्रिंट 1 बार, उसको मैंने बस प्रिंट ऑफ कर दिया और रिटर्न 0 कर दिया, क्योंकि मेरे ऊपर क्या लिखा है, इंट मेन लिखा हुआ है। बस वही काम मैं यहाँ पर करने का प्रयास कर रहा हूँ। मैं इसको यहाँ पर एग्जीक्यूट करता हूँ, सीधा मैं करूँगा डिबग। पहले तो मैं डिबग करूँगा, हर बार जब भी आप प्रोग्राम रन करें हमेशा आप पहले इसको डिबग करें, डिबग नहीं करोगे तो बात नहीं बनने वाली। अलाउ हो गया हमारा, राइट। इसके बाद हमारा आ जाएगा रन कोड। जैसे कोड हम रन कर देते हैं तो देखिए आपको यहाँ पर आउटपुट आपको यहाँ पर दिख जाएगा, दिस इज द आउटपुट गाइस, ठीक है। एक बार आप आउटपुट देख लीजिए फिर मैं आता हूँ। ओके, तो आउटपुट आपको दिख गया अच्छे से। तो मैंने कैसे बनाया, देखो एलिमेंट बनाया है, वैल्यू दिया है और हिस्टोग्राम बता दिया। हिस्टोग्राम को जिसको स्टार से दिखा दिया। आप कोई और भी कैरेक्टर इस्तेमाल कर सकते हो, मैं आप यहाँ पर हैश का इस्तेमाल कर सकते हो। अगर मैं हैश का इस्तेमाल करूँगा तो कैसा दिखेगा, तो सेम आउटपुट आपको मैं दिखाया था हैश के थ्रू। बस मैं यहाँ पर क्या करना है, छोटा सा चेंज करना है, उसको दोबारा मुझे करना है डिबग। डिबग के बाद मुझे इसको रन करना पड़ेगा। हमेशा जब भी आप प्रोग्राम में कोई चेंज करो उसको डिबगिंग दोबारा कराओ, उसको कंपाइलेशन दोबारा कराओ, ठीक है, उसके बाद ही हो पाएगा। देन आप इसको रन कर दीजिए। जैसे रन करेंगे तो आपका देखो, अब देखिए हैश के थ्रू आपका आउटपुट दिखा दिया है। अब आपको ये चीज समझ में अच्छे से आ गई होगी। बढ़ते हैं आगे जी। ये आपका इस तरह से आउटपुट है, जो मैंने यहाँ पर दिखा रखा है वो आउटपुट मेरा ऐसे कुछ करके यहाँ पर दिखा रहा है, राइट। अभी आपको अच्छे से दिखा रहा होगा। कोई दिक्कत हो रही हो तो मुझे बताना बच्चों से एक बार, ठीक है, राइट। अब आपका आते हैं कैरेक्टर एरेज, मतलब स्ट्रिंग्स। क्या बात आ रही है, स्ट्रिंग्स। पाइथन में स्ट्रिंग्स आती है, सी प्लस जावा में कैरेक्टर एरे की बात आती है। तो ये स्ट्रिंग जो है, हेलो इट्स रियली स्टैटिक एरे ऑफ कैरेक्टर्स। स्टैटिक मतलब जो एक बार वैल्यू दे दी वो प्रोग्राम जब तक चलता रहेगा तब तक वो वैल्यू मेंटेन रहेगी, खत्म होने के बाद भी, प्रोग्राम खत्म होने के बाद भी जब तक वो सेशन चल रहा है तब तक रहेगा। तो कैर स्ट्रिंग 1 फर्स्ट, ठीक है। और इसके एंड में आता है नल कैरेक्टर। अभी आपको दिखाऊंगा नल कैरेक्टर वाला फंडा। नल कैरेक्टर हमेशा करता है, टर्मिनेट करता है स्ट्रिंग को, हमेशा ध्यान रखना। और स्ट्रिंग 1 में एक्चुअल में 6 एलिमेंट है। कौन कौन सा एलिमेंट है,
FIRST और क्या, नल कैरेक्टर। ठीक है, अगर मैं C फॉर योर सेल्फ का भी लिखूं तो C फॉर YOURSELF/0, तो ये एक एक हमारा हो गया। ठीक है, एक एक सिंगल सिंगल कैरेक्टर हो गया हमारा ये, और कॉमा हमने यहाँ पर नीचे दे दिया, नीचे हमने कॉमा पकड़ा दिया, और यहाँ पर हमने इसको ब्रैकेट में दे दिया, और यहाँ पर हमने कर दिया कैर स्ट्रिंग 2, और हमने खाली ब्रेसेस दे दिए, और उसमें क्या, कैर स्ट्रिंग 2 C फॉर योर सेल्फ को सब्सक्राइब तो करो। ठीक है, इस तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो स्ट्रिंग 1 3 अगर लिखूं इज अ कैरेक्टर S, क्यों, क्योंकि FIRST दे रहा था ना, FIRST, तो 0 1 2 3 3 दूंगा तो ये आएगा, राइट। ऐसी एरे नेम इज द एड्रेस ऑफ एरे, तो एंड इज नॉट नीडेड फॉर स्कैनफ। तो ये ध्यान रखना, जब भी आप एरे अगर आप इनपुट ले रहे हो स्कैनफ के थ्रू, तो कभी भी %, नहीं दिया जाता, हमेशा ध्यान रखना, क्योंकि हर एरे का जो पहला एलिमेंट होता है वही आपका स्टार्टिंग एड्रेस होता है उस एरे का, ये ध्यान रखना। तो स्टार्टिंग एड्रेस जो होता है आपका वो एरे का वही होता है। आई होप मेरी आवाज अच्छे से आपको आ रही होगी, कोई दिक्कत नहीं हो रही होगी। कभी कभी ऐसे हो जाता है जब रिकॉर्ड कर लेता हूं तो उसके बाद फिर पता लगता है आवाजें रिकॉर्ड होनी होगी, गायब हो गया आवाज, ये बड़ा दुखता है भाई। रीड्स कैरेक्टर्स अंटिल व्हाइट स्पेस एनकाउंटर। व्हाइट स्पेस मतलब आपका स्पेस बार। व्हाइट स्पेस का मतलब क्या होगा, स्पेस बार। ठीक है, स्पेस बार से जो कैरेक्टर इनपुट होता है दैट इज कॉल्ड व्हाइट स्पेस। ठीक है, ये ध्यान रखना, व्हाइट स्पेस एक कैरेक्टर होता है, एस्केप एक कैरेक्टर होता है, एस्केप होता है, रिटर्न होता है जिसको हम एंटर की बोलते हैं, एंटर करो, है ना, रिटर्न की, एंटर की, ये भी कैरेक्टर्स होते हैं, इनके भी एस्काई वैल्यूज होती है, इन सबकी एस्काई वैल्यू है, इसकी भी एस्काई वैल्यू है, इसकी भी है। ठीक है, इन सबकी एस्काई वैल्यू होती है, एस्काई या आस्की वैल्यू कुछ भी आप कह दीजिए। ठीक है, अमेरिकन स्टैंडर्ड फॉर कैरेक्टर इंफॉर्मेशन इंटरचेंज, अरे आज तक याद है मुझे। कैन राइट बियॉन्ड एंड ऑफ एरे बट बी केयरफुल, इस बात का ध्यान जरूर रखना। तो एक और प्रोग्राम यहाँ पर देखने का प्रयास करते हैं। ये प्रोग्राम मैंने बना रखा है कैरेक्टर एरेज को दर्शाने के लिए, देखिए जरा। ठीक है, नीचे जो है इसको मैं क्लियर कर देता हूँ, साफ कर दिया इसको, साफ, बोर्ड को साफ करना जरूरी है ना भैया। अब यहाँ पर अब जो प्रोग्राम अगर आप देख रहे होगे, यहाँ पे 2 स्ट्रिंग्स है, एक स्ट्रिंग 1 एक स्ट्रिंग 2 है। स्ट्रिंग 1 है 20 कैरेक्टर्स की, ठीक है, उसके जो हर एक एलिमेंट है कैरेक्टर होगा, और दूसरा स्ट्रिंग है। अब आप मुझे स्ट्रिंग 2 का बताइए कितने लेंथ है इसकी, कितने कैरेक्टर्स है इसके अंदर, ये आप टोटल मुझे बताइएगा कितने कैरेक्टर्स है इसके अंदर, कितनी एक्चुअल लेंथ है इसकी। STRING मतलब 5, लिटरल का मतलब हो गया LITERAL, तो 4 और 3 7, तो 5 और 7 तो 12, बीच का व्हाइट स्पेस भी तो है, वो हो गया 13, और एंड में नल कैरेक्टर, तो 14 हुए एलिमेंट्स एक तरह से। तो एंड में हमेशा मेरा 14 आएगा, ध्यान रखना। ठीक है, तो स्ट्रिंग 2 की जो लेंथ है वो 14 है, 14 कैरेक्टर्स है उसके अंदर, और स्ट्रिंग 1 में कितने कैरेक्टर्स हैं, 20, क्योंकि ऑलरेडी मैं डिफाइन कर रहा हूँ। फिर हमने इसको इनपुट करा लिया, इनपुट कराने के बाद मैंने पहले देखा कि भाई जब इनपुट कराऊंगा उसको फिर मैंने दर्शा दिया कि भाई स्ट्रिंग 1 क्या है, ये है, नीचे आके मुझे बताओ स्ट्रिंग 2 क्या है, ये है। उसके बाद स्ट्रिंग 1 में स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स कितने हैं, तो स्ट्रिंग 1 कॉमा स्ट्रिंग 2 वो भी बता देगा कितना स्पेस है कैरेक्टर के बीच में। अब वो कैसे बताएंगे भाई, i=0 से स्ट्रिंग 1 को इनपुट लो, ठीक है, पहले वो दर्शाएगा उसके बाद स्ट्रिंग 1 दिखाएगा मुझे नीचे। ठीक है, तो स्ट्रिंग 1 क्या है मेरा, हम इनपुट ले रहे हैं जब तक कि नॉट इक्वल टू, क्या लिखा है मैंने यहाँ पर, अगर मैं आपको दिखाऊं यहाँ पर, यहाँ क्या लिखा है, नॉट इक्वल टू। इसको व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं, अरे भाई इसको भाई से इसको थोड़ा मिटा देते हैं यार। ओके ओके, यहां पर हम देख रहे हैं स्ट्रिंग 1, क्या दिया हुआ है, स्ट्रिंग 1, जब तक कंडीशन क्या दे रखी है, स्ट्रिंग 1 का पोजीशन
जब तक मेरा इनकाउंटर क्या ना करे /0, /0 मतलब नल कैरेक्टर, ठीक है। जब तक कि नल कैरेक्टर ना आ जाए तब तक चलते रहो, फॉर लूप चलाओ, इंडेक्सिंग चलाओ, I0 से चलो, आई मतलब इंडेक्स से चलो, 0 से चलो, जब तक कि मेरा नल कैरेक्टर ना आ जाए इसको चलाओ। और प्रिंट एफ कर दो %c, मतलब कैरेक्टर हम दिखा रहे, %c हो गया कैरेक्टर का, और उसको हमने यहाँ पर दर्शा दिया, ठीक है। तो ये आपको पता होना चाहिए, %d हो गया आपका डेसिमल इंटीजर, ठीक है, डेसिमल इंटीजर। %c हो गया आपका कैरेक्टर, %f हो गया आपका फ्लोट, ठीक है। ऐसे बहुत सारे बात इसमें आता है, लॉन्ग करना है तो लॉन्ग का भी है, शॉर्ट का भी है, ठीक है। %h आपका मेरे ख्याल से %h आपका आता है, HD आता है शायद, वो HD आता है या H आता है, मैं कंफर्म कर लूंगा, ठीक है। चलो मैं देखता हूँ अभी इसको हटाएं, राइट, ओके, ओके, मैं सही था। परसेंट, ओए होए होए होए, हिल जाता है। %HD आता है आपका शॉर्ट इंटीजर, ठीक है। %LD आ जाएगा आपका लॉन्ग इंटीजर। अगर आप चाहते हो तो मैं इसके ऊपर भी अलग से वीडियो बना दूंगा, बहुत शॉर्ट वीडियो रहेगा, कैसे कैसे फॉर्मेट स्पेसिफायर्स होते हैं आपके सी लैंग्वेज के अंदर। अब इसको जब मैं रन करता हूँ, रन करके मेरा कुछ इस तरह से आउटपुट आना चाहिए, तो प्रोग्राम मेरे पास रेडी है। मुझे सिर्फ क्या काम करना है, पहला काम करना है डीबग करना है। डीबग करने के पश्चात मुझसे बोलेगा कि यार भाई इसकी जो डीबग फाइल है दोबारा सेव करूँ, मैं कहा हाँ जी करो भैया। करने के पश्चात मैं इसको करूँगा रन। जैसे रन करूँगा तो मुझसे पूछ रहा है एंटर स्ट्रिंग, तो जो यहाँ पर इसने मुझे दे रखा है एंटर करने का, मैं वही एग्जैक्टली सेम आउटपुट आपको ला के दिखाऊंगा। मैं लिखाऊंगा हेलो देयर, ठीक है, डन। क्या आ गया मेरे पास आउटपुट, सेम आउटपुट आ गया। स्ट्रिंग वन क्या दे रहा हूं, हेलो। अब जैसी स्पेस है, स्ट्रिंग टू इज स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है, इज स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। यहाँ पे इज स्ट्रिंग लिटरल यहाँ पर मेंशन हो गया, ठीक है। स्ट्रिंग टू क्या है, इज स्ट्रिंग लिटरल, इज मतलब स्ट्रिंग टू इज राइट, इज स्ट्रिंग लिटरल, ठीक है। अब स्ट्रिंग वन विद स्पेसेस बिटवीन कैरेक्टर्स, अब उसमें स्पेसेस भी दे रहा हूं, तो क्या वो जैसी व्हाइट स्पेस एनकाउंटर होता है वहीं पर आपका /0 आ जाता है। तो यहां चूंकि मैंने स्ट्रिंग लिटरल दिया था, ठीक है, वो हट गया क्योंकि बीच में आ गया स्पेस। तो अगर मुझे स्कैनफ के थ्रू अगर मैं इनपुट ले रहा हूं, राइट, अगर मैं स्कैनफ के थ्रू इनपुट ले रहा हूं, तो स्पेस पे हटते ही वो अगला जो स्ट्रिंग है, कैरेक्टर्स है, वो लेगा ही नहीं। तो कैसे करूं मैं, उसके लिए अगर हेडर फाइल होती है string.h, और उसमें एक फंक्शन होता है गेट एस मतलब गेट स्ट्रिंग। तो गेट स्ट्रिंग क्या करेगा, वो स्पेस को भी कैरेक्टर ले लेगा। इस स्कैनफ के केस में क्या करेगा, स्पेस आते ही /0 आ जाएगा। तो जो मैं कहना चाह रहा था कि 14 होने चाहिए थे, लेकिन एक्चुअल में वो 6 लेगा, क्योंकि स्ट्रिंग के बाद क्या है, व्हाइट स्पेस आ गया। वही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था। तो मैं गलत क्यों बोलता, ताकि आप लोग मुझे करेक्ट करो, आप करेक्ट करोगे, आप ही लिख के आओगे, ताकि आप ही करोगे, ठीक है। ये ध्यान रखना, सही बोलता रहूंगा तो नोट नहीं करोगे, गलत बोलूंगा तो एकदम से नोट करोगे, नोट तो करोगे ना। चलिए, ओके, वापस हम आते हैं। फिर आता है पासिंग एरेज, एरे को पास भी करना होता है अपन को, ठीक है। तो एरे को पास करने का भी फंक्शन मैंने यहाँ पर बना रखा है, यहाँ पर भी मैंने चीजें कर रखी है। भाई कोई भी एरे एरे जैसे होती है, अगर आप यहाँ ध्यान दो, एरे हो गया 24, ठीक है, तो उसको माई फंक्शन माई एरे और दिस इस तरह से पास कर दिया, ठीक है। एरे का नाम दे दिया और उसका साइज दे दिया, ये दो दो चीजें पास होती है हमेशा। क्या एरे है, उसका साइज कितना है, ये हो गया एरे साइज यूजुअली पास टू अ फंक्शन, राइट। एरे की जो पासिंग हमेशा जो होती है वो होता है कॉल बाय रेफरेंस, ये ध्यान रखना। कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू होती है, कॉल बाय वैल्यू भी होती है, लेकिन वो अलग तरह की होती है। बट एरेज जनरली पूरे पूरे रेफर किए जाते हैं। अगर आपको मैं एरेज के अलावा कोई और चीज भी पास करा के दिखाऊं, कोई इंटीजर फ्लोट कैरेक्टर पास करके दिखाऊं कॉल बाय रेफरेंस के थ्रू, वो इसके बाद हम जब पॉइंटर्स पढ़ेंगे ना बच्चों, तो पॉइंटर्स में बड़े कहानी याद आएगी। नेम ऑफ एरे इज द एड्रेस ऑफ
फर्स्ट एलिमेंट। यही मैं आपको बताने का प्रयास कर रहा था, वो आपको मैंने यहाँ पर लिख के बता भी दिया। फंक्शन को पता है कि कहाँ एरे स्टोर्ड है, ठीक है, फंक्शन को पता है एरे कहाँ स्टोर्ड है, ठीक है। जैसे कि आपको पता है चैनल को सब्सक्राइब करना है। मॉडिफाइज द ओरिजिनल मेमोरी लोकेशन, तो दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड कॉल बाय रेफरेंस, ठीक है। आप यहां चेंजेस करोगे तो ओरिजिनल एरे में भी चेंजेस होंगे। पासिंग एरे एलिमेंट्स, एरे एलिमेंट को अगर मैं पास करूं, चूंकि अलग अलग इंडिविजुअल एलिमेंट्स है, वो हमेशा कैसे पास होते हैं, कॉल बाय वैल्यू के होते हैं। तो अगर मैं माई एरे का थर्ड एलिमेंट में पास करना चाह रहा हूं तो हमेशा वो एज अ वैल्यू पास होगा, ओरिजिनल चेंज नहीं होगा, वो वैल्यू पास हो जाएगी, उसकी जो वैल्यू होगी वो दूसरे को पास हो जाएगी। कैसे होगा इसको भी दर्शाने का प्रयास करता हूं। फिर आता है फंक्शन प्रोटोटाइप। कैसे, जैसे मॉडिफाई एरे मैंने फंक्शन बना दिया, उसका रिटर्न टाइप दे दिया void, ये प्रोटोटाइप बन गया मेरा बी, राइट, और एरे साइज मैंने यहाँ पर दे दिया। तो जो मैं एरे पास कर रहा हूँ वो इस तरीके से पास होती है, हमेशा ध्यान रखना। प्रोटोटाइप मतलब क्या होगा, ये होगा डिक्लेरेशन, ठीक है, फंक्शन प्रोटोटाइप। बी मतलब इट शुड बी सिंपली दिस, और एरे साइज शुड बी सिंपली इस तरीके से होना चाहिए। लेकिन अगर मैं यहीं पर इसको ना रख के यहाँ पर कर्ली ब्रैकेट्स लगा के इसी को डिफाइन कर दूं मेन से पहले, तो मेरा डिक्लेरेशन एंड डेफिनेशन दोनों हो जाएगा। तो डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों हो जाएगा मेरा। वही काम मैं अभी देखो यहाँ प्रोग्राम में किया। अगर आप यहाँ ध्यान दोगे तो वॉइड मॉडिफाई एरे को मैंने यहाँ पर मेन से पहले देखो बता दिया, मेन ये रहा यहाँ पर, और मॉडिफाई एरे मेरा यहाँ पर, राइट। पहले मैं आपको पूरा कोड दिखाया, देखो कोड कोड देखो, सी से कोड, सी से सी फॉर योर सेल्फ। इसको और मैंने बड़ा कर दिया, उन्हें ऐसे कर दिया और पास कर दिया, राइट। सो मॉडिफाई एरे मैंने ऐसे कर दिया, मॉडिफाई एलिमेंट ई, ठीक है, वॉल्यूम मॉडिफाई एलिमेंट इस तरीके से आ गया। अब वही सेम कोड आपको यहाँ दिखेगा, ये कोड यहाँ दिखा है, वही कोड यहाँ पे ऑलरेडी लिख के रखा है। तो क्या कर रहा हूँ मैं, यहाँ पे एरे है ए नाम की, जिसका मैंने दे दिया हैश डिफाइन साइज 5 कर दिया। अब हैश डिफाइन का फंडा क्या है, हैश डिफाइन बताता हूं मैं। हैश डिफाइन क्या होता है, हैश क्या बताया था मैंने बच्चों, ये हो गया प्री प्रोसेसर। आगे हम जो भी देते हैं, इंक्लूड देते हैं या डिफाइन देते हैं, एक आता इफ डेफ भी आता है, अनडेफ भी आता है, अनडिफाइंड, ऐसे बहुत सारे आते हैं। इनको हम कहते हैं डायरेक्टिव। क्या कहते हैं, डायरेक्टिव्स कहते हैं इनको। तो प्रोसेस करने से पहले इंक्लूड करना है, प्रोसेस करने से पहले डिफाइन करना है, तो जो भी काम करना वो इस तरीके से होगा, ठीक है। और मैं आपको बताता हूँ कुछ इस तरीके से, अरे भैया और यही कलर आ सकते हैं, चलो और कलर लेते हैं। सो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो हैश डिफाइन का फंडा क्या होता है, अब हैश डिफाइन की बात करते हैं। हैश डिफाइन का मतलब हो गया मैक्रो। क्या हो गया, मैक्रो। तो जो यहां पर मैंने कोड यहां पर आपको दिख रहा होगा ऊपर, साइज 5 दिख रहा होगा, साइज मैक्रो क्या है, मैक्रो का नाम क्या है, साइज। उस मैक्रो की वैल्यू क्या है, 5। मतलब जहां जहां पर प्रोग्राम में, जहां जहां पर मैंने साइज देखो मार्क कर रखा है मैंने, जहां जहां पर SIZE, और मैक्रो हमेशा किस में होता है, कैपिटल लेटर्स में होता है, कैपिटल लेटर्स, और कह सकते हो या अपर केस में, हमेशा अपर केस में होते हैं मैक्रोस डिफाइन होते हैं, ये ध्यान रखना, ठीक है। अगर आप स्मॉल लिख दोगे तो गड़बड़ हो जाएगी भैया, समझ नहीं पाएगा, ठीक है। तो जहां जहां पर मैंने यहाँ पर साइज लिख रखा है, ऊपर वाले जो स्मॉल वाले को छोड़कर जहां जहां पर कैप्स में मैंने साइज लिख रखा है, वहां वहां क्या कर देगा, वैल्यू उसको क्या कर देगा, बदल देगा, रिप्लेस कर देगा। जहां जहां पर साइज होगा तो ये होगा फाइंड एंड रिप्लेस। तो जैसे आप वर्ड डॉक्यूमेंट करते हैं वाई फाइंड एंड रिप्लेस, तो जहां जहां पर साइज होगा वहां पर ढूंढ ढूंढ के क्या कर देगा, 5 पुट कर देगा, ठीक है। क्योंकि मैंने साइज के वैल्यू क्या दे रखी है, 5 दे रखी है। जहां जहां पर साइज आ रहा है वहां पर 5 कर दो। ये हो गया मैक्रो डेफिनेशन, ठीक है। मैक्रो डिफाइन कैसे करते हैं, बिफोर मेन, तो वो आपको चीज मैंने बता दी।
फिर मैं यहाँ पर आपको दे रहा हूँ कि भाई इफेक्ट्स ऑफ पासिंग एरे एंटायर कॉल बाय रेफरेंस। तो पूरी जो एरे हमेशा जो कॉल होती है वो रेफरेंस के द्वारा कॉल बाय रेफरेंस होती है। और उसका दिखा दूंगा वैल्यूज ऑफ द ओरिजिनल एरे आर। तो ओरिजिनल एरे जो मेरी होगी वो चेंज हो जाएगी। क्यों? क्योंकि मैं यहाँ पर जो चेंज करना चाह रहा हूँ, क्या चेंज करूंगा बताता हूँ मैं। तो पहले ओरिजिनल एरे दिखा दूं मैंने आपको, मैं पहले वो दिखाऊंगा। इसके पश्चात जब स्लैशर नीचे आके एंटर स्पेस देकर मैं यहाँ पर कर दूंगा मॉडिफाई एरे। जैसे ही फंक्शन कॉल हुआ मॉडिफाई एरे में जाएगा, ये ए नाम की एरे डायरेक्ट मेरी बी में आ चुकी है और साइज मेरा किस में आ चुका है, इस स्मॉल वाले साइज में आ चुका है। और उसको मैंने यहाँ पर कर दिया और मैंने क्या कर दिया, हर एक एलिमेंट को बी में जाके जे के माध्यम से हर एक एलिमेंट को ट्रैवर्स करते हुए मैंने क्या कर दिया, इंटू 2 कर दिया। हर एक एलिमेंट को 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और उसी में सेव करा दिया। तो मेरा 0 1 2 3 4 है, तो मेरा क्या आ जाएगा 0 2 4 6 8। इस तरह से हर एलिमेंट मेरा 2 से गुणा हो जाएगा। तो कैसे होगा शो ये, और मॉडिफाई हो जाएगा। अगर मैं वैल्यू भेजूं मॉडिफाइड एरे की, जो ये मैं दिखा दूं, मैंने %3d क्यों लिख रखा है भाई, 3 स्पेस देकर इंटीजर लिख दो, हर इंटीजर को 3 स्पेस के गैप पर लिख दो। ये हो गया +3d। d मतलब डेसिमल इंटीजर, 3 मतलब 3 स्पेस के बाद इंटीजर लिखो। ठीक है। अगर मैं माइनस करता तो क्या होता, d के बाद का स्पेस। ठीक है, माइनस, हाँ सॉरी, माइनस पहले आपका आता है और इसके बाद आता है। बताऊंगा आपको मैं इसका माइनस और प्लस का फटा अलग से बता भी दूंगा। फिर आ गया, मैंने इसको एरे को दर्शा दिया भैया, मॉडिफाइड एरे मेरी क्या हो गई, ये हो गई। इसके बाद इफेक्ट्स ऑफ पासिंग एरे एलिमेंट कॉल बाय वैल्यू। ठीक है, अब कैसे होगा उसको भी हमने यहाँ पर मॉडिफाई कर दिया। A3 पे जो वैल्यू उसको मैं मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ। क्या मॉडिफाई करना चाह रहा हूँ, E इंटू 2। तो एक बार तो मैंने क्या किया, मैंने एरे में चेंज कर दिया। ठीक है, अब उसके अंदर मैं सिर्फ एलिमेंट में चेंज कर रहा हूँ। तो क्या वो चेंज होगा कि नहीं होगा, वो भी देखने के बाद कैसे होगा देखो। अब इसको हम रन करते हैं। रन करने के लिए क्या करेंगे, डिबग C+ फाइल, जैसे डिबग अपन कर देंगे, डिबग करने के बाद सीधा मेरा आ जाएगा, अलाउ कर देगा। आउटपुट विंडो हम यहाँ दिखा देते हैं और इसको हम कर देते हैं, ये क्लोज हो गया। ठीक है, इसको हम कर देते हैं रन। जैसे रन करेंगे तो मेरे पास ये आंसर आ गया। तो मैंने क्या दे रखा है, 0 1 2 3 4, राइट। और क्या आ गया, 0 2 4 6 8। अब मैं जो 3 का 6 हो गया, तो 0 1 2 3। तो थर्ड एलिमेंट जो है, मैं जो थर्ड मांग रहा हूँ वो की वैल्यू क्या है, 6। वो क्या हो जाएगी 12। ठीक है, उसके बाद फिर से वैल्यू ऑफ दिस इज दिस, ये हो गया, राइट। मॉडिफाई एलिमेंट, एलिमेंट मॉडिफाई हो जाएगा, बट आपकी अभी भी जो ओरिजिनल जो वैल्यू थी वो 6 ही रहेगी। तो क्योंकि वो कॉल बाय वैल्यू होता है, कॉल बाय वैल्यू में ओरिजिनल एरे में चेंज नहीं आएगा, कॉल बाय रेफरेंस में ओरिजिनल में भी चेंज आ जाएगा। तो यही बात मैं यहाँ पर अभी आपको मैं बता रहा हूँ, राइट। आई होप आप लोग को समझ में आ रही होगी। ठीक है, तो एंटायर एरे जो है आपकी वो कैसे चेंज हो रही है, कॉल बाय रेफरेंस के माध्यम से हो रही है। तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। लेकिन अगर मैं दूसरी बताऊं, जो एरे के एलिमेंट जब मैं पास कर रहा हूं तो कॉल बाय वैल्यू के द्वारा होगा, वो मॉडिफाई नहीं होगा। वो से आपको दर्शा देगा, उस समय के लिए टेम्परली दर्शा देगा, पर वो ओरिजिनल में मॉडिफाई नहीं होगा। ठीक है, सो इसी के साथ मैं आपको दिखाया था कि नेक्स्ट जो हमारा जो फंक्शन मैंने बना रखा है, इसने क्या कर रखा था पीपीटी में, बाद में लगा रखा था, क्योंकि वो पहले डिक्लेयर अलग करेगा, डिफाइन अलग करेगा। मैंने एक साथ कर दिया, देखो मैंने एक साथ कर दिया। फंक्शन को मैंने पहले ही मेन से पहले लिख दिया, तो मेरा डिक्लेरेशन और डेफिनेशन दोनों हो गया, सीधा अंदर कॉल करने की बात हुई। इससे मेरा जो नंबर ऑफ लाइंस ऑफ कोड है वो भी मेरा कम हो गया। लाइंस ऑफ कोड भी आपका सॉफ्टवेयर की कॉस्ट दर्शाता है। तो अगर आप सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग पढ़ रहे हो, उसमें कोकोमो मॉडल आता है, कंस्ट्रक्टिव कॉस्ट मॉडल, तो उसमें आपका फंक्शन पॉइंट्स भी आते हैं और एलओसी भी आता है, लाइन्स ऑफ कोड भी आता है उसके अंदर। तो ये जरूर ध्यान रखना है इस चीज़ का। तो वही चीज़ देखो, आउटपुट जो यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा है वो देखो, वही मैं यहाँ पर आपको यहाँ पर दिखाने का प्रयास कर रहा हूं। तो मैं यहाँ पर ये देखिए, जो यहाँ पर है वो यहीं पर मैं आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। कैसा लग रहा है ये चीज़, है ना, अच्छा लग रहा है ना। तो सेम चीज़ यहाँ पर आ गया, जैसा आउटपुट मैंने इनपुट दिया वैसे ही आपका सेम प्रोग्राम है, सेम आउटपुट यहाँ पर आया है। अगर आप चाहते हो मैं अलग तरीके से दूँ तो अलग तरीके से भी दे सकता हूँ। तो प्रोग्राम को लिख लेना अच्छे से, वीडियो को पॉज कर लेना, पीछे ले जाना, प्रोग्राम देखना तो लिख लेना। अगर आप लोगों को पीपीटीज चाहिए तो वो भी मुझे बता दो, पीपीटीज नहीं मांगोगे तो नहीं बात बनेगी भाई। ठीक है,
बहुत थक गया हूँ, लगातार रिकॉर्ड कर रहा हूँ भाई। ठीक है, इसको वापस जूम आउट करते हैं और मेरा ये हो गया ख़त्म। जैसे ख़त्म हो गया और मैं वापस आ चुका हूँ और वापस मैं अपने इस पे आ जाता हूँ वापस। तो कैसा लग रहा है मेरा वीडियो, कैसा बात लगी, कुछ समझ में आया कि नहीं आया? अगर समझ में नहीं आया तो दोबारा देखो, दोबारा समझ में नहीं आया तो तिबारा देखो, तीसरी बार समझ नहीं आया तो चौथी बार देखो, पर वीडियो देखते रहो, समझ में आ जाएगा। और अगर 10 बार के बाद भी समझ नहीं आ रहा तो एक तो मुझे अच्छे से प्यारे प्यारे शब्दों में मेरी खिंचाई कर देना कि सर आपका पढ़ाया हुआ मुझे समझ में नहीं आता। और अगर खिंचाई नहीं करना चाहते, उस स्थिति तक नहीं पहुंचे, तो मुझे कमेंट कर देना। और मेरा व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, मेरा टेलीग्राम का लिंक भी दे रखा है, इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरे चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, वीडियो के डिस्क्रिप्शन में नहीं, चैनल के डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, तो वो भी देख लेना। और मैंने एक चीज़ और मैं मेंशन करूंगा, इसके बाद मैं बताऊंगा आप लोगों को। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको कुछ ऐसे लाइंस आपको मिल जाएंगे, कुछ ऐसे लिंक्स मिल जाएंगे, उस पर जाके आप फ्री सर्टिफिकेशंस ले सकते हो। फ्री इसलिए कह रहा हूँ कि ऑलरेडी 50% ऑफ है, लेकिन उसके ऊपर मैं अलग से आपको 20% ऑफ दे रहा हूँ। थोड़ा पैसा लगेगा पर रिलेटिवली बहुत फ्री है वो। लेकिन उस कोर्सेज को पाइथन, C++, जावा, DSA और ना जाने क्या क्या इंडस्ट्री रेडी जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस है, आप वो रेडी कर लो अपने से। डेटा साइंस भी काम कर सकते हो, वो सारे कोर्सेज आपको मिल जाएंगे सबसे सस्ती रेट पे, जिससे कि आप इंडस्ट्री रेडी हो जाओ और जॉब पाने के अधिकार में आ जाओ। बोलो कि मुझे जॉब दो, मैं सब सीख के आया हूँ, मैं सब प्रोजेक्ट पे काम करके आया हूँ। ठीक है, तो वो ज़रूर करना। और कोई और कुछ भी डाउट्स होता है तो प्लीज़ कमेंट ज़रूर कर देना, क्योंकि मैं चाहता हूँ और अपने दोस्तों तक ये वीडियो भेजो, ताकि उनका भी फ़ायदा, तुम्हारा फ़ायदा तो हो ही रहा है, उनका फ़ायदा भी होना चाहिए ना, राइट। इसी के साथ मैं अपना बस वीडियो में एंड करूँगा और इसी के साथ मैं कहूँगा ओम नमो भगवते वासुदेवाय, हरे कृष्णा। मैं आदित्य अगले वीडियो तक अलविदा लेता हूँ।